तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाओ उससे पहले एक अफसोसनाक कहानी कानपुर की जो है वो आपसे शेयर करता हूँ। एक वीडियो आया है और ये बात कल की है, यानी 25 अक्टूबर, ट्यूसडे का दिन था। दोपहर करीब 12:30 बजे की बात है। वीडियो में ये दिख रहा है, मोबाइल के कैमरे से शूट किया गया है कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 25 साल है, जिसकी शादी को अभी करीब 4 साल हुए हैं, वो अपने घर के अंदर है, बेडरूम में है। और बेडरूम में बेड के ऊपर प्लास्टिक की कुर्सी है, उस कुर्सी के ऊपर वो चढ़ी हुई है और ऊपर पंखा है। पंखे में उसने एक दुपट्टे का फंदा तैयार कर रखा है, लेकिन वो फंदा ठीक से बन नहीं रहा। फिर वो कुर्सी से नीचे उतरती है, फिर फंदे को ठीक करती है, फिर कुर्सी पर चढ़ती है। अब ये तस्वीर देखकर साफ है कि इस कमरे में कोई और भी है। फिर बीच में आवाज़ आती है और आवाज़ एक मेल की है, पुरुष की है। तो पता चला वो उसका पति है। पत्नी बेडरूम के अंदर मरने की कोशिश कर रही है फंदा लगाकर। पति मोबाइल के कैमरे से वीडियो बना रहा है अपनी उसी पत्नी की जो मरने की कोशिश कर रही है। और बीच में कुछ उसकी आवाज़ भी आती है कि तुम्हारी सोच ऐसी है। पत्नी रुकती है, उतरती है, फिर कहती है, वो भी जवाब देती है कुछ। ये सब कुछ चल रहा होता है और कुछ देर का ये वीडियो है और जो टाइम है 12:30 बजे दोपहर को शूट किया गया और फिर वीडियो ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो में पत्नी सुसाइड करते हुए नहीं नज़र आती है। सुसाइड से पहले की जो चीज़ें थी वो दिख रही थी, लेकिन साफ था कि कमरे में पति भी है और पत्नी उसके सामने कोशिश कर रही है मरने की और वो बचाने की बजाय वीडियो शूट कर रहा है। करीब 2 घंटे बाद, 12:30 की ये बात है, 2:30 बजे उस पत्नी जो मरने की कोशिश कर रही थी उसके घर पे कॉल जाता है और कॉल वही पति करता है और कहता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। और ये मैं व्हाट्सएप से वीडियो भी भेज रहा हूँ, ये देखिए लाइव, जब वो मर रही थी। अब घर वाले सुनकर बदहवास भागते हैं, आते तो देखते हैं कि उनकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है। पति जो है वो सीने पे दबाव डालकर पंपिंग कर रहा है एक तरह से सांस वापस लाने की। घर वाले बदहवास अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि वो जिंदा नहीं है। इसके बाद वो रिपोर्ट लिखाते हैं और फिर शाम होते होते पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और पति को अरेस्ट कर लेती है। अब ये अभी तक पता नहीं है कि मामला था क्या। हालांकि ससुराल वालों का कहना है वो तंग करते थे। लेकिन यहाँ पे कहानी ये भी है कि जो अपने रिपोर्टर है वहाँ रंजन है और बाकी लोगों से मैंने बात की, वो 12:30 का जो वीडियो है उसमें फांसी लगाते हुए या खुदकुशी करते हुए वीडियो नहीं है, उससे पहले के हैं सारे। और इस दौरान 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। 12:30 की बात थी, 2:30 बजे वो कॉल करता है। इन 2 घंटों में क्या हुआ ये अभी नहीं मालूम। क्या ये वीडियो जो बनाया था रिहर्सल था? पत्नी सच में उस वक्त जान देने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद नहीं कर पाई। और क्या फिर बाद में उसका कत्ल करके उसको सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई और ये वीडियो इसलिए शूट किया गया ताकि ये बताया जा सके कि देखो ये तो खुद मरने जा रही थी। तो साजिश हो सकती है, आप शक को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अब पुलिस पूछताछ कर रही है, हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी बेहद अजीब है, इसलिए कि आमतौर पे जब कोई ऐसा कदम उठाता है और कोई है वहाँ मौजूद तो उसे रोकता है, मनाता है, कितना भी झगड़ा हो। यहाँ वो बेफिक्र होकर वीडियो शूट कर रहा है। तो ये इसमें क्या निकल कर आता है, ये जो भी अपडेट होगा मैं ज़रूर आपको कहानी की शुरुआत में बताऊंगा, जो आगे आएगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज की कहानी मुंबई की कहानी है और 2018, 4 साल पुरानी कहानी है। मुंबई से थोड़ा बाहर आप चलें तो एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है माथेरान हिल। तो हिल स्टेशन है ये एक तरह का। खूबसूरत लोग आमतौर पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, वीकेंड मनाने जाते हैं। और ये इसी माथेरान पनवेल रोड पर इस हिल के करीब एक देहरांग डैम है। तो अक्सर सैलानी यहाँ खूब आते हैं। 28 अप्रैल 2018 की बात है, सुबह का वक्त। कोई शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि इस डैम के पास सड़क किनारे एक लाश पड़ी है। पुलिस खबर सुनकर मौके पे पहुंचती है। जब वहाँ जाती है तो देखती है कि एक लाश है, लेकिन चेहरा उसका पहचान में नहीं आ रहा था। करीब से पुलिस देखती है तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि गोली मारकर इसकी हत्या की गई। सर पे जख्म के कई निशान थे, ऐसा था कि सर पे कई गोली मारी गई है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, तलाशी लेती है कपड़ों से, बाकी चीज़ों से, कोई उसकी जो है आइडेंटिटी पता नहीं चलती।
मोबाइल भी नहीं था वहाँ पे, पर्स भी नहीं था, तो शिनाख्त नहीं हो पाती, चेहरा उस लायक था नहीं। पुलिस लाश को उठाकर हॉस्पिटल भेजती है। अब उस मौका वारदात का मुआयना करती है। जहाँ पे लाश पड़ी थी वहाँ से पुलिस को गोली के 2 खोखे मिलते हैं खाली, जो चली हुई गोली जिससे चल चुकी होती उसका जो कवर होता है उसको खोखा कहते हैं। तो 2 खोखे मिले पड़े हुए। अब पुलिस तो पुलिस है, लिफाफा देख के मजमून भाप लेती है। तो उन दोनों खोखों को जब पुलिस ने उठाया तो पुलिस को बड़ा अजीब लगा, इसलिए कि उन्होंने कहा ये दोनों खोखे नकली कारतूस के हैं। यानी जो आमतौर पर वो गोलियां जो नकली होती हैं, बंदूक, पिस्टल, जैसे यहाँ पड़ी हुई है, आप लोग कई लोग पूछते भी हैं, यहाँ पे पिस्टल भी है फर्जी, बंदूकें भी हैं, सब फर्जी। तो आमतौर पर फिल्मों में ये सब यूज़ होता है शूटिंग वूटिंग के लिए। तो अब नकली कारतूस 2 मौके वारदात पर। अब पुलिस चकरा गई कि 2 खोखे मिलते हैं खाली, नकली है लेकिन कत्ल असली है, लाश सामने है, सर पे गोलियों के निशान है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि नकली बंदूक से असली खून कर दे कोई? अब इस सवाल का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे सकता था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती रिपोर्ट आई, पता चला मौत की वजह सर में गोली लगने से हुई है और गोली 1-2 धंसी हुई मिली। लेकिन जो गोली सर में थी जो मारी गई वो असली थी। न सिर्फ गोली असली थी बल्कि जिस पिस्टल से चली वो पिस्टल भी असली। तो अब यहाँ पे अजीब बात ये थी पुलिस के लिए कि मौके वारदात पर मिल रहा है नकली गोली के कारतूस, खोखे, और बॉडी से मिल रही असली गोली। नकली गोली चली लेकिन कत्ल असली हुआ और असली गोली भी मिली है। तो फिर कातिल नकली गोली क्यों छोड़कर मौका वारदात पर जा रहा है, जबकि उसे ये पता है कि जब पोस्टमार्टम होगा तो असलियत सामने आ जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि ये पता ही नहीं चलेगा। तो इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, नकली कारतूस और असली गोली, नकली गोली और असली लाश? अब पुलिस इसी पहेली को सुलझाने में जुट जाती है, लेकिन मौका वारदात से और ऐसी एक भी चीज़ नहीं मिली जो उस मरने वाले की शिनाख्त को कर सके। पुलिस आसपास के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आमतौर पर ऐसी लाशों को ज़्यादा दिन तक पुलिस रखती नहीं है, कुछ दिन रखती है, फिर फ़ोटो वोटो रखकर उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये एरिया जो था ये नवी मुंबई में पड़ता था। जो वहाँ के टॉप पुलिस ऑफिशियल थे उन्होंने लाश देखकर कहा कि ये मामला आगे चलकर हाई प्रोफाइल हो सकता है, क्योंकि मरने वाला ठीक ठाक हुलिये से, कपड़ों से दिख रहा था। उम्र भी उसकी ज़्यादा नहीं, 22-25 साल होगी। पुलिस ने लाश को सहेज कर मुर्दा घर में ही रखवा दिया कि जब तक शिनाख्त ना हो, केस सॉल्व ना हो, इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब पुलिस जुट गई आसपास के तमाम इलाकों में जहां कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली। चेहरा ऐसा था नहीं कि उसको देख के पहचानने के लिए कहा जाए लोगों से। तो तमाम इधर उधर पुलिस ने हाथ पैर मारे, लेकिन कोई शिनाख्त हो नहीं रही। अब दिन बीतते जा रहे हैं, करीब 20 दिन गुजर गए। कातिल छोड़िए, कत्ल की वजह छोड़िए, मरने वाले का नाम पता ही नहीं पुलिस को मालूम। तो 20 दिन निकल गए। 20 दिन के बाद इत्तेफाक से इसी दौरान में नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने इस केस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई। तो उन्हीं टीम में एक पुलिस वाला था, किसी काम से वो पुणे गया, नवी मुंबई से। पुणे से वो लौट रहा था। जब वो लौट रहा था तो रास्ते में एक जगह पर, एक स्टेशन के करीब, जो पुणे के पास था, ये यरवड़ा, यहां पे इसने ये देखा कि रेलवे स्टेशन के पास पोस्टर लगे हुए हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे गुमशुदा, ये वो अलग अलग ऐड, उन सबके पोस्टर होते हैं स्टेशन पे, बस अड्डे पे। तो उसने एक पोस्टर देखा। पोस्टर में एक गुमशुदा युवक की तलाश की अपील की गई थी, नीचे फ़ोन नंबर था। उसने गौर से उस पोस्टर को देखा तो उसे लगा कि इस बंदे को कहीं देखा है, ऐसे चेहरे मेरे को। फिर उसे याद आया कि जो 20 दिन पहले 28 अप्रैल को लाश मिली थी, उस लाश का हुलिया कुछ ऐसे ही अलग, उसका चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था, लेकिन उसकी बनावट, उसके बाल और इस तस्वीर में जो बाल, उसका हेयर स्टाइल, उसे देखकर लगा कि शायद ये वही हो सकता है। उसने अपने मोबाइल से उस पोस्टर की तस्वीर खींची और खींचने के बाद वो वापस पहुंचता है अपने इलाके में। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने सीनियर को बताता है कि वो पुणे से लौट रहा था और उसने एक जगह पर ये तस्वीर देखी और मुझे लगता है कि ये वही है।
अब उस तस्वीर को लेकर वो लोग मुर्दा घर पहुंचते हैं, क्योंकि बॉडी अभी भी रखी हुई थी। वहाँ जाने के बाद उस तस्वीर को और फिर मुर्दे के चेहरे को और गौर से देखा, उसकी बालों के बनावट को देखा। जब सब कुछ देखा तो उन्हें लगा कि ये तस्वीर बहुत ज़्यादा मिलती है, 100% तो नहीं लेकिन फिर भी मिल रही है, तो बहुत मुमकिन है कि ये शख्स हो। अब अच्छी बात यह थी कि उस पोस्टर के नीचे नंबर था कि ये गुमशुदा है, अगर किसी को खबर मिले तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो उन्होंने कहा चलो एक चांस लेते हैं। पुलिस वाले ने फ़ोन किया उस नंबर पे जो पोस्टर के नीचे लिखा था। फ़ोन किया, उसके बाद पूछा कि ये कौन बोल रहे हैं। तो उधर से एक शख्स जिसने फ़ोन उठाया उसने कहा मेरा नाम अनिकेत है, मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कोई पोस्टर दिया है क्या, ये नंबर जो है उस पर पोस्टर पे था, कोई गुम हुआ आपका? तो उसने कहा कि हाँ, मेरा भाई जो है वो गुम हुआ है और उसका नाम है ओंकार कुंदन आर्णे। अब जब उसने कहा कि मेरा भाई गुम हुआ है जिसका नाम ओंकार है, पुलिस ने पूछा कितनी उम्र है, उसने बताया 25 साल। कब से गुम है? उसने कहा 27 अप्रैल 2018 से। अब पुलिस का यहाँ माथा ठनका। 28 अप्रैल को बॉडी मिली, 27 अप्रैल को ये गुम हुआ और अभी करीब 20 दिन अब निकल चुके हैं। अब मई का महीना आ चुका है और मई का महीना भी खत्म होने वाला है, 2018। तो पुलिस ने पूछा कि आप लोगों ने इसकी गुमशुदगी की कहीं रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? उन्होंने कहा नहीं, हमने लिखाई, और बल्कि मेरी भाभी ने लिखाई। तो उसने कहा भाभी कौन? तो उसने कहा मेरा भाई जो ओंकार है वो शादीशुदा है, उसकी वाइफ सुधा ने रिपोर्ट लिखाई थी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने भाई को कहा कि आप और आपकी भाभी यहाँ पहुँच सकते हैं। बताया कुछ नहीं कि मामला क्या है। दोनों वहाँ पहुँचे, उनको लेकर मॉर्चरी पहुँचे। मॉर्चरी जब ले गए, बॉडी दिखाई तो ओंकार की पत्नी और भाई दोनों ने पहचान लिया। अब रोना पिटना शुरू हो गया। अब पुलिस के लिए राहत की बात यह थी कि चलो इतने दिनों की मशक्क़त के बाद लाश की शिनाख्त हो गई। पहला काम तो कम से कम पूरा हुआ कि मरने वाला कौन है। अब मारने वाला कौन है इसकी जांच आसान से कर सकती है वो। अब पुलिस ने फैमिली से पूछताछ की ओंकार के बारे में, भाई ये क्या क्या मामला है। तो पता चला कि वो एक अच्छी कंपनी में काम करता है, लेकिन पैसे से भी ठीक ठाक है, बट उसका शौक और जुनून ये था कि फिल्मों में काम करे, सीरियल में काम करे। एक्टिंग का जुनून था उसे और फिल्म इंडस्ट्री में उसने बड़े किस्मत आजमाए और उसे लगता था कि कभी ना कभी कामयाब होगा। तो तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आगे पीछे घूमता था, खाली वक्त में इधर उधर चक्कर काटता था। कुछ छोटे मोटे रोल भी मिले उसे, कुछ सीरियल्स में, बाकी मराठी फिल्मों में, लेकिन कोई बड़ा रोल उसके हिस्से में नहीं आ रहा था। लेकिन ज़िंदगी चल रही थी। इस बीच में उसकी शादी हो गई सुधा से, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर बाद में पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगा। अब जब ये बात सुनी, ये ओंकार का भाई बता रहा है, तो पुलिस के फिर कान खड़े हुए। उन्होंने कहा कि क्यों झगड़ा हुआ? उसने कहा हमें वजह नहीं मालूम। अब पुलिस ने कहा कि 28 अप्रैल को लाश मिली है, 27 अप्रैल को वो गायब हुआ, तो 27 अप्रैल की कड़ियों को जोड़ा जाए कि उस दिन हुआ क्या था। पुलिस ने सुधा से बातचीत की, पूछताछ, और अभी कहीं वो शक या सस्पेक्टेड नहीं है, क्योंकि इससे पहले पुलिस ने अपना होमवर्क कर लिया था। उन्होंने सुधा के सारे मोबाइल नंबर खंगाले, 27-28 के कॉल लोकेशन निकाले, ओंकार के निकाले, तो सुधा अपने घर में ही मिली। अब 27 की पहली समझनी थी। सुधा ने अपना बयान दिया। उसने कहा कि 27 तारीख को दरअसल हम दोनों निकले थे साथ, और हम साथ जाने के बाद नवी मुंबई में फिर मैं वापस चली आई और मुझे ओंकार ने कहा कि मुझे कुछ काम से जाना है, किसी से मिलना है, प्रोड्यूसर से, तो वो चला गया। तो उन्होंने कहा किससे मिलना था? तो उसने बताया कि एक हमारे ही रिश्तेदार लगते हैं, हमारे रिश्ते में मौसा लगते हैं, और उनका नाम है नाहुश कुमार। तो वो एक नाहुश कुमार एक फिल्म प्रोड्यूसर है जिसने कई भोजपुरी मराठी फिल्में बनाई, छोटे मोटे बजट की। एक फिल्म थी उसकी अगदबम, इसके अलावा एक फिल्म थी मैटर। तो ये ओंकार की वाइफ की मौसी का पति था, यानी रिश्ते में मौसा लगा। तो उसने कहा कि उस दिन हम साथ गए, उसके बाद स्टेशन पे हम अलग हो गए। उसने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं और मैं अपने घर आ गई। उसके बाद हमें नहीं मालूम। तो उसने कहा आपने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? तो उसने कहा मुझे लगा कि वो उस दिन लौट आएगा, उस दिन नहीं लिखाई, अगले दिन लिखाई। तो उन्होंने कहा अगले दिन फिर चेक किया कि जिस पुलिस स्टेशन का नाम लिया वहाँ वाकई लिखी भी थी। फिर पुलिस ने कॉल डिटेल निकाले तो देखा कि हाँ, उसका लोकेशन भी सही है कि
सुधा सही कह रही है, उसके बयान सही है। लेकिन जब मिसिंग कंप्लेंट पुलिस ने फिर पढ़ी सुधा की, और वो जो जिस सिपाही की वजह से वो स्टेशन पे पोस्टर मिला था मिसिंग का, फिर वो पोस्टर भी लिया, जांच का हिस्सा था। तो एक पुलिस वाला बड़े ध्यान से देखता और चौंक उठता है, कहता बाकी सब तो ठीक है सर, लेकिन इस पोस्टर में जो तस्वीर छपी है ओंकार की, ये करीब 7-8 साल पुरानी है। अभी उसकी उम्र होगी करीब 22-23 साल, 25 साल, और ये लगता है कि 16-17 साल की उम्र की तस्वीर है, क्योंकि उसका वेट भी कम था, सब कुछ, हेयर स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हो चुका था। तो आमतौर पर जब कोई गुम होता है तो आदमी लेटेस्ट फोटो, बल्कि जो ताज़ी तस्वीरें हैं, अगर सेम कपड़े में है उस कपड़े की तस्वीरें पुलिस को या फिर पोस्टर में देती हैं ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो। लेकिन यहाँ उल्टा ये हो रहा है कि एक गुमशुदा शख्स की तलाश के लिए एक तस्वीर 7-8 साल पुरानी दी जा रही है, तो और मुश्किल होगी। पुलिस ने अब सुधा से इस बारे में बातचीत की। उसने कहा कि ये रिपोर्ट आपने लिखाई? उसने कहा तस्वीर भी आपने दी होगी? उसने कहा। तो उसने कहा एक बात बताएं कि आपके पास ओंकार की लेटेस्ट तस्वीर नहीं? उसने कहा बहुत सारी तस्वीरें हैं, पुलिस ने मोबाइल में ऑलरेडी देख रखी थी। तो उसने कहा कि एक गुमशुदा शख्स की तलाश के लिए आप 7-8 साल पुरानी तस्वीर क्यों दे रही, जबकि आपके पास दर्जनों उसकी अभी लेटेस्ट तस्वीरें हैं। यहां पे थोड़ी सुधा घबराती है, फिर कहती है कि असल में मैंने जानबूझ कर दिया था, मैं ये नहीं चाहती थी कि वो लौट कर आए। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी कि लौट कर ना आए, ये एक पत्नी कह रही है, ये क्या मामला है? उसने कहा हमारा रिश्ता ठीक नहीं था, हमारा झगड़ा होता था, वो गुम हो गया तो मैंने कहा चलो जहाँ भी है कहीं चला गया होगा, और ना ही लौट के आए तो ठीक है। लेकिन फिर मुझे ये भी लगा, पढ़ी लिखी हूँ, कि रिपोर्ट नहीं लिखाऊं, परिवार को ना बताऊं, उसके रिश्तेदार को ना बताऊं तो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। और बोली वही हुआ, देखिए उसकी लाश मिली, अगर मैं रिपोर्ट ना लिखाती तो आप ही लोग मुझे उठा कर ले जाते। पुलिस को उसकी ये दलील भी सही लगी। लेकिन उसने जब ये कहा कि 7-8 साल पुरानी फ़ोटो क्यों दी थी, तो उसने रीज़न बताया कि मैं सच कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि वो लौट कर आए। अब इसका भी तर्क, इस जवाब पुलिस के पास नहीं, वो बोल्डली बोल रही है। पुलिस उलझन में कि क्या करे, सब कुछ सामने आ गया है, पति पत्नी के बीच झगड़ा भी है, लेकिन कत्ल का कोई मोटिव या कोई और चीज़ पता नहीं चल रही है। उन्होंने सुधा की पूरी कुंडली खंगाल ली, उसके 27 अप्रैल से लेके अगले 20 दिनों की सारी, कहाँ गई, क्या करती थी, वो सारी चीज़ें निकाल ली, लेकिन कहीं से भी कोई एक ऐसा सुराग क्लू नहीं मिला जिससे उसकी तरफ उंगली उठाई जा सके। लेकिन पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुधा कातिल है अपने ही पति की, बट सुराग नहीं है, कोई सॉलिड मोटिव नहीं है। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है, लेकिन कोई यूं ही रास्ते से हटा दे जब तक कोई बड़ी वजह ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो अब क्या करें? पुलिस ने फिर से वापस अपना जीरो से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि है तो कोई जानने वाला, अगर फैमिली का नहीं तो फैमिली को जानने वाला, फैमिली का जानने वाला नहीं तो फिर उसकी जो फ्रेंड सर्किल है वहाँ जानने वाला। अब उन्होंने एक एक कर जब शुरुआत से की, और ख़ासतौर पर ओंकार के भाई से जब बात किया, निकेत से, तो बार बार आकर रुक जाता था भाई और भाभी के रिश्ते पर। पुलिस को लगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद सुधा छुपा रही है। अब पुलिस ने कहा कि देखो, तुमने कई गलतियां की हैं, तुमने जानबूझकर पति की पुरानी तस्वीर दी है, तुमने पति को उस ढंग से ढूंढा नहीं है, तो कुछ ना कुछ है जिससे लगता है कि तुमने कत्ल किया। अब वो कह रही है कि हाँ मैंने जानबूझकर पुरानी तस्वीर दी, मैंने ढूंढा नहीं, बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ, लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया, मैं ये कर भी नहीं सकती हूँ। तो पुलिस ने कहा कि फिर तुम कुछ छुपा रही हो, बताओ मामला क्या है। तब सुधा ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक मेरी मौसी हैं रिश्ते में, उनके पति हैं जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, यही जिनका मैंने आपको अभी नाम बताया शुरू में, नहुष कुमार। तो ये मराठी फिल्में, भोजपुरी फिल्में, कम फिल्मों की बजट फिल्में बनाते हैं। कुछ वक्त पहले मैं उनसे मिली थी। अच्छा, वो ओंकार भी फिल्म में ट्राई कर रहा था, तो उसकी वाइफ सुधा ने भी कुछ कहा कि चलो मॉडलिंग इधर उधर हाथ आजमाएं, तो उसके भी कुछ फोटो पोर्टफोलियो थे, बनाए थे उसने। अब रिश्ते में मौसा लग रहे हैं नाहुष, उन्होंने कहा कि चलो कुछ ट्राई करते हैं। इधर ओंकार ने कहा कि आप मुझे कोई मौका दीजिए। अब इसी बीच में ओंकार तो अपना कोशिश करता रहा, इधर सुधा जो है उसके अंदर भी जागा ये कि मैं भी एक्टर बनूं, मैं भी, मेरा नाम हो, फेम हो। अब
फिल्म में, सीरियल्स में या फिर मॉडलिंग में काम करने के चक्कर में सुधा और नाहुश धीरे धीरे करीब आ जाते हैं। अब रिश्तों की तमाम सीमाएं लांघ देते हैं। अब रिश्ते में कायदे से सगे नहीं, लेकिन दूर के ही मौसा लगता है। हालांकि ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को लांघ कर अब सुधा और नाहुश दोनों करीब आ जाते हैं। अब दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। जब तब मौका मिलता है ये लोग मिलने जुलने लगते हैं। इत्तेफाक से इधर ओंकार अपने लिए ट्राई कर रहा है, और एक रोज उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ नाहुश कुमार से बहुत ज़्यादा मिल रही है, बार बार मिल रही है, घंटों मिल रही है, अलग अलग जगहों पे मिल रही है। अब यही नाहुश कुमार के कुछ स्टाफ से उसे और जानकारी मिली, तो उसे यकीन हो गया कि नाहुश कुमार और उसकी बीवी के बीच में कुछ चल रहा है। अब ये बात जब पता चली तो फिर उसका झगड़ा शुरू हो गया अपनी बीवी से। अब वो झगड़ता, सुधा मना करती। इसी बीच में फिर उसे कुछ और जानकारी मिली, और तभी फिर नाहुश तक भी ये बात पहुंच गई। अब ये सुधा नहीं पहुंचाई कि उसे शायद शक हो गया हमारे रिश्ते पे, तो हम लोग नहीं मिलेंगे। अब इधर नाहुश को लगा कि सुधा के हस्बैंड को पता चल गया है, अब ना मिलें ये कैसे हो सकता है, तो फिर क्या करें। तो उसने अपने आप एक साजिश रची। उसने कहा काम करते हैं, सुधा के पति को ही रास्ते से हटा देते हैं ताकि हम दोनों के बीच में मिलने के लिए कोई दीवार ना हो। और ये बात उसने सुधा से शेयर नहीं की, ना सुधा को बताया। हो सकता है बहुत सारे ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें पत्नी और उसका दोस्त मिलकर जुर्म करते हैं। हो सकता था यहाँ सुधा तैयार हो जाती, लेकिन हो सकता था सुधा मना कर देती, और यहाँ चांसेस यही थे कि सुधा मना कर देती। यही वजह है क्योंकि उसने जो बाद में पुलिस को बताया कि उसने सुधा को ये बात बताई ही नहीं। अपने आप ही अकेले उसने प्लान किया कि ओंकार को रास्ते से हटाएंगे। 27 अप्रैल को जब ये दोनों साथ थे तो तभी इसने फिर ओंकार को अपने पास बुलाया। बुलाओ, एक नया प्रोजेक्ट है, एक नई स्क्रिप्ट है, तुमसे फिल्म के बारे में बात करनी है। ओंकार पहुंच गया। पहुंचने के बाद हालांकि उसने अभी तक इजहार नहीं किया था उससे कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारा और मेरी बीवी का अफेयर है। उसने शेयर नहीं किया। इधर उसे एक्टिंग भी करनी है, लेकिन वो गया। फिर उसे ये भी लगा था कि बात करेंगे। वहां जाने के बाद जब ये सारी बातें हुई तो अचानक अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया ओंकार, और उसने कहा कि नाहुश से कि ये जो आप कर रहे हो ये आप ठीक नहीं है, और मैं मौसी को सारी सच्चाई बता दूंगा। अब जब उसने मौसी यानी नाहुश की वाइफ का जिक्र किया कि मैं बता दूंगा, इसलिए आप दोबारा ना मिलना, तो वो डर गया और उसने कहा ये तो सारी सच्चाई बताएगा। फिर उसने कहा नहीं, हम मिलते भी नहीं है, ये भी नहीं है। वो उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ, मुझे कोई बाकी काम वाम भी नहीं करना आपके साथ, सिर्फ वार्निंग देने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसने कहा ठीक है, कसम वसम खाई। फिर कहा कि चलो कम से कम फिल्म में काम नहीं करना, वो लोकेशन और ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद वो उसको लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है। साथ में उसके 2 बॉडीगार्ड थे नाहुश कुमार के। ये दोनों उस गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अब इसके बाद ये देहरांग डैम पहुंचते हैं। 27 अप्रैल की शाम को वहाँ पे सन्नाटा था। वहाँ जाने के बाद एक जगह पे सन्नाटे में गाड़ी रुकती है। ड्राइवर को इशारा करता है, वो बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद ओंकार भी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसको खड़ा हो जाता है। इसी दौरान जब नाहुश गाड़ी से उतरता है और वो एक पिस्टल निकालता है और नाहुश के सामने तान कर एक के बाद एक 2 गोली मारता है उसके सीने पर। अब दोनों गोलियां सीने पर लगी और गोली लग के नीचे गिर गई, जिसमें से खून ही नहीं निकला। अब उसे लगा ये क्या हुआ। इधर ओंकार हैरान कि ये शख्स मुझे गोली मार रहा है, और वो मतलब सदमे में चला गया कि ये क्या है, अब मेरी जान जाएगी। तब तक इधर दोनों गोली उसको लगी, खून बह नहीं रहा। नाहुश को समझ में आ गया। उसने फड़ाक सा पीछे खड़े अपने बॉडीगार्ड का गन लिया, और अब गन लेने के बाद उसने एक के बाद एक 3 गोली मारी तीनों सर पर, और तीनों गोली इस बार चली और खून भी बहा, क्योंकि वो असली पिस्टल था, और ओंकार गिर गया। दरअसल हुआ यूं था कि चूंकि एक फिल्म प्रोड्यूसर है, बहुत सारी फिल्में बनाता है, तो फिल्मी सेट पर या फिल्मी सीन में, फाइट सीन में नकली पिस्टल और बंदूकों का इस्तेमाल होता है, नकली गोलियों का इस्तेमाल होता है। तो इसके पास ये सारे नकली हथियार हुआ करते थे, लेकिन इसकी एक आदत थी, ये अपने साथ नकली पिस्टल लेकर भी चला करता था। बॉडीगार्ड के पास इसके असली होते थे, ये नहीं। इसने खुद कहा फिर बाद में कि कई बार
रॉब झाड़ने के लिए वो निकाल के दिखा देता था और कहता था कि ये देखो। तो उस दिन भी इसके पास नकली पिस्टल थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा उसमें आ गया था कि ये भूल गया कि ये जो पिस्टल लेके घूम रहा है ये उसकी नकली फिल्मी सेट वाली है, और उसने निकाल कर उसने फायर कर दिया। अब वो गोली तो नकली उसमें थी भी नहीं और पिस्टल नकली थी। अब उसे एहसास हुआ कि ये तो नकली है। फिर उसने बॉडीगार्ड का वो लिया और उसके बाद असली गोली चलाई। उसके बाद उसने देखा कि ओंकार मर चुका है। फिर इसने क्या किया कि उस पिस्टल वो खाली थी जो उसने सामने मारा था, उसे लगा था कि इसमें गोली है जो नकली वाली थी। फिर इसने देखा कि पिस्टल में तो गोली नहीं थी नकली वाली। फिर इसने पिस्टल में गोली भरी और 2 फायर किए और दोनों खोके वहीं लाश के पास गिरा दिए, सिर्फ भटकाने के लिए। हालांकि ये बेवकूफ़ी का फैसला था। और इसके बाद ये लोग वहां से चले गए। तो उसके इस बयान के बाद, इकबालिया बयान के बाद, फिर पुलिस ने नाहुश कुमार और उसके दोनों बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनका कहना था कि मैं इस कत्ल में शामिल नहीं, लेकिन उनका हथियार इस्तेमाल हुआ और यह भी था कि शायद वो प्लानिंग का हिस्सा थे। और पूरी पूछताछ, इंट्रोगेशन के बाद ओंकार की वाइफ सुधा को क्लीन चिट दे दी गई। तो सुधा बेशक इस मामले में शामिल थी, लेकिन अपने पति के कत्ल के मामले में शामिल नहीं थी, इसलिए उसको क्लीन चिट दे दी गई। वो तीनों फिलहाल जेल में। तो ये थी वो कहानी जो एक नकली गोली और असली कत्ल की कहानी थी। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आर्या यादव मध्य प्रदेश इंदौर से हैं, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आर्या। साथ ही सुमन शाह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सुमन। और चमेली जी ने भेजा है। इसके अलावा तालिब खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तालिब। और शबीना ने भेजा है, ये सूरत से, उनके बेटे हैं। प्रदीप बागे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रदीप साहब। और आसमान डंग ने भेजा है, इनके मंगेतर हैं। साथ ही आशु जायसवाल, इनका बर्थडे कल था, तो आशु हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और निपुल शर्मा ने भेजा है। इसके अलावा हिया चौधरी, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए, और जिस कहानी की आपने फरमाइश की जल्दी सुनाऊंगा। और आप LLB कानून की पढ़ाई कर रही हैं, तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। इसके अलावा गणेश शर्मा, साथ ही कुमार उदित, इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, मुझे खुद पता नहीं, मैं कई लोगों ने ये कहा है, लेकिन मैं आपको अपने बारे में राय शायद पहले भी बता चुका हूँ। मुझे लगता है मुझसे लापरवाह और बेपरवाह अंदाज में शायद ही कोई बोलता हो, क्योंकि मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं बोलने क्या जा रहा हूँ या कहानी में आगे क्या बोलूँगा, मुझे खुद पता नहीं होता। हाँ, इनका जो सवाल था कि एक गुड ऑरेटर कैसे बनता है, एक अच्छा बोलने वाला कैसे बनता है, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। आप किसी भी सब्जेक्ट पे बोलें, किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, क्राइम हो, एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, है ना, सीरियस हो, कॉमेडी हो, अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको A to Z सब पता है, तो फिर आप बोलने से पहले सोचेंगे ही नहीं। बीच में अगर आप गलत भी बोलेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपने गलत कहाँ बोला और उसको सही कब करना है। तो मेरा मानना है कि एक अच्छा ऑरेटर, एक अच्छा बोलने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को ऊपर वाले ने ज़ुबान दी है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बेचारे जो गूंगे हैं, उनकी बात अलग कर रहा हूँ, लेकिन हर एक को ज़ुबान दी। हम दिन भर बातें करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये जो आपका सवाल था कि एक अच्छा ऑरेटर, एक अच्छा बोलने वाला, एक अच्छा वाचक, तो मेरा मानना है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, तो फिर आप बोलने से पहले सोचेंगे नहीं। लेकिन बात ये बड़ी आसान शब्दों में कही, मुश्किल ये है कि जिस सब्जेक्ट पे आप बोलने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी तभी होगी जब आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे, तभी जाकर वो पूरा सच सामने आता है। तो मुश्किल कोई नहीं है, दुनिया में कोई काम भी मुश्किल नहीं है। मेरा मानना है कि जिसको अपने उस विषय और सब्जेक्ट की जानकारी हो, फिर वो धारा प्रवाह बोल सकता है। इसके अलावा विशेष अग्रहारी, एक कहानी की इन्होंने फरमाइश की है। हरमीत सिंह प्रीत जी ने भी एक कहानी की फरमाइश की, और पुरुषोत्तम देवार्थ, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो ज़रूर बारी बारी से सभी की कहानी की फरमाइश पूरी होगी। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच है, हालांकि सिडनी में पता चल रहा है बारिश भी हो रही है। आज हमारे पंकज शर्मा ये सिडनी गए हैं, तो सुबह सुबह इनका फ़ोन आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने बहुत सारे अपने क्राइम तक फैमिली मेम्बर वहाँ मैच देख रहे थे, तो वीडियो कॉल पे फिर उन सबसे मिलाया, बात कराई, तो बड़ी खुशी भी हुई।
तो कल यही दुआ है कि मैच हो, बारिश ना हो, क्योंकि आज का दिन तो आपको पता ही है कैसा हुआ है। इंग्लैंड को आयरलैंड ने हरा दिया डकवर्थ लुईस उस फॉर्मेट के तहत, बारिश हो गई थी तो पूरा मैच हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और शायद अफगानिस्तान का मैच था जो बारिश की भेंट चढ़ गई, बिना गेंद हुए एक एक पॉइंट बढ़ गए। तो जिस तरीके से पॉइंट बट रहे हैं, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में एक एक पॉइंट ऑलरेडी बट चुका है, और जिस तरीके से बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये जैसे जैसे पॉइंट बट रहे हो, ये चीज़ें हो रही हैं, तो मुकाबला बड़ा नज़दीकी हो जाएगा सेमीफाइनल तक आते आते। तो इसीलिए अभी जितने मैचेस मिल जाएं, जैसे कल हमारा नीदरलैंड के साथ है, कम से कम ये मैच पूरा हो और हमें 2 पॉइंट मिलने ज़रूरी हैं। तो इसी दुआ के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।